हाँ, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वो आ ही रहा होगा। हमें आज फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है ना? लिखिए हेडिंग। हाँ भाई, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? शांत। कहां लगे हुए हो? बोर्ड पे देखो। हाँ, कल हमने बोरोन फैमिली का इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे, वो हमने देखे थे। ठीक है, आज हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। शांत हो जाओ बस। अब हेडिंग डाल लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। बोरोन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देखना है अपने को। हाँ, हाँ, शांत। बोरोन फैमिली में हमने कल पढ़ा था कि नेचर में किस किस फॉर्म में मिलता है। बोरिक एसिड, बोरैक्स, कार्नाइट के फॉर्म में मिलता है। वैसे ही एल्युमिनियम नेचर में किस किस फॉर्म में मिलता है? बॉक्साइट और क्रायोलाइट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि नेचर में मिलता है तो दिखता कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो बोरोन जब नेचर में आप उसको खोजोगे तो वो बोरिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा और वहां से आपको बोरोन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और वही पढ़ना था आपको मेटलर्जी चैप्टर में कि कैसे बोरोन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट वो चैप्टर अब हट गया है। तो एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि बोरोन दिखता कैसा है। तो बोरोन जब आप नेचर में ये मिलेगा तो ये बहुत डार्क ब्लैक कलर का होता है, बहुत डार्क ब्लैक कलर का होता है और एक्सट्रीमली हार्ड होता है। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी पिघलेगा नहीं। इट इज सिमिलर टू डायमंड। इट इज नॉट डायमंड, लेकिन ये डायमंड जैसा हार्ड होता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में गिना जाता है। दुनिया में कुछ हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उनमें से डायमंड एक है। तो डायमंड जितना हार्ड है उतना ही हार्ड बोरोन है, क्योंकि बोरोन का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर सिमिलर है। अभी मैं बोरोन का स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। डायमंड आप देखते होंगे, क्या होता है डायमंड? बहुत सारे उसमें कॉर्नर्स होते हैं, बहुत शार्प एज होता है और बहुत शाइन कर रहा होता है। ऐसा ही डायमंड आपने देखा है। उसी तरह बोरोन का जो स्ट्रक्चर होता है, बोरोन में भी बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, बहुत शार्प एज होते हैं, लेकिन ये शाइन नहीं करता। ये ब्लैक कलर का है और एक्सट्रीमली डायमंड जैसा ही हार्ड है। एक्सट्रीमली डायमंड जैसा ही हार्ड है। रीजन उसका वही है कि डायमंड का स्ट्रक्चर और बोरोन का स्ट्रक्चर सिमिलर है। बोरोन का स्ट्रक्चर जो है वो आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। अभी आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसे आपने टेट्राहेड्रल पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, वैसे ही आइकोसाहेड्रल होता है। आइकोसाहेड्रल का मतलब, हेड्रल का मतलब क्या होता है? फेस। टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेस, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस। आइकोस किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो गए, आइकोस किसको बोलते हैं? 20 को, 20 को बोलते हैं आइकोस, राइट? तो जैसे एक को मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, प्रॉप, ब्यूट, ऐसे पढ़ते हैं आप। वैसे ही जब 20 पे आप आओगे तो उसको हम लोग आइकोस बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर EICOS भी लिखा होता है, दोनों ही स्पेलिंग सही है इसका। तो आइकोसाहेड्रल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कितने फेस हो? 20 फेस हो।
अब सोचो बोरोन कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बोरोन का स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस इमेजिनेशन में सोचो कि बोरोन कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। डायमंड जैसा रैंडम स्ट्रक्चर होता है, कहीं से भी कोई शेप निकला होगा, ठीक है, बहुत ही रैंडम स्ट्रक्चर होता है। आइकोसाहेड्रल होता है। आइकोसाहेड्रल मतलब 20 फेस होता है इसमें, और 12 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इसमें। इस 20 फेस में 12 कॉर्नर पॉइंट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? बोरोन। यहां पे 12 कॉर्नर पॉइंट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में ब्लैक ब्लैक कलर का बोरोन लगा होता है, ठीक है। तो बोरोन नेचर में ब्लैक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन क्या होता है? हार्ड सॉलिड को क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? जो पाउडर फॉर्म में होता है। भाई पाउडर भी तो सॉलिड ही है तो सॉलिड ही, बट उसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। लेकिन जो हार्ड होता है, जो नहीं टूटता है, उसको क्रिस्टलाइन। डायमंड क्या है? क्रिस्टलाइन। ग्रेफाइट क्या है? कैसे जान लिया आपने एमॉर्फस? ग्रेफाइट अगर सॉलिड फॉर्म में रहे तो क्रिस्टलाइन, पाउडर फॉर्म कर दिया जाए तो एमॉर्फस, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो आपके पास पाउडर फॉर्म में रहे या वीक बॉन्ड रहे, उसमें टूट जाए, वो एमॉर्फस हो जाते हैं। और जो वेल डिफाइंड शेप रहता है, जो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। खैर, बोरोन जो है ये बहुत हार्ड होता है, नहीं टूटता है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। तो नेचर में बोरोन कैसा मिलेगा? तो नेचर में बोरोन जो है वो ब्लैक कलर, उसके बाद हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ब्लैक कलर का हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और बोरोन जो है क्या वो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है? बोरोन जो है वो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। बोरोन के पास आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में आप लिख लेंगे कि इसमें 20 फेस वाले स्ट्रक्चर होते हैं। आइकोसाहेड्रल मतलब 20 फेस एंड 12 कॉर्नर पॉइंट। 12 इसमें वर्टेक्स निकले होते हैं, न्यूक्लियर पॉइंट्स निकले होते हैं, उसी को कॉर्नर पॉइंट बोल रहे हैं। और उसी कॉर्नर पॉइंट पे क्या होते हैं? बोरोन। तो बोरोन के बारे में मैंने एक और चीज बता रखा था। बोरोन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। कल ही लिखवाया था कि बोरोन इज अ वेरी टिपिकल नॉन मेटल। बोरोन एक नॉन मेटल है, रेस्ट सारे एलिमेंट्स क्या है? मेटल। तो बोरोन के नीचे कौन कौन आएगा? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन क्या एक हार्ड सॉलिड है? हार्ड सॉलिड है। ये बाकी के सारे क्या हैं? सॉफ्ट सॉलिड। सॉफ्ट मेटल या सॉफ्ट सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड मेटल, सॉफ्ट मेटल लिखो, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। तो नेचर में वो बहुत हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है ब्लैक कलर का, और ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इसी को जब आप यहां पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बोरोन जो है वो एक नॉन मेटल है, और ये हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड बनाता है। हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है ये भी ध्यान रखेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसके बहुत सारे एलोट्रॉप है, जैसे कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब है कि एक कंपाउंड कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने जुड़वा भाई सुना होगा, एक ही तरह के होते हैं बट दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही कार्बन भी जो है, कार्बन कोक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो कार्बन ही है तीनों, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग है। इसी को बोलते हैं एलोट्रॉप। एक ही कंपाउंड है बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे बहुरूपिया समझते हो, जो अपना चेहरा बदल लेता है, शक्ल बदल लेता है, कुछ और बन जाता है। इंसान एक ही है बट वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। सेम एलोट्रॉप होता है। कार्बन ही है बट कभी कोयले के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को एलोट्रॉप कहते हैं। तो जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, वैसे ही बोरोन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। ये वही यहां पे लिखा हुआ है, बोरोन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। अच्छा, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक इस बात को समझो, मैंने अभी अभी बताया कि एक हार्ड सॉलिड है,
अब हार्ड सॉलिड है तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा या नहीं मेल्ट होगा? नहीं मेल्ट होगा। अब नहीं मेल्ट होगा तो क्या बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए? वेरी हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा, क्योंकि ये हार्ड है। तो हार्ड है तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, नॉन मेटल का? मेटल का ना। मेटल क्या होता है आपके पास? आप आयरन ले लो, लोहा, ठीक है, और एक कार्बन ले लो, नॉन मेटल। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कार्बन तो तुरंत जल जाएगा, लाइटर जलाओ जल जाएगा, लेकिन लोहा जलेगा क्या? नहीं। मेटल का तो लैटिस बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बनता है, उसको पिघलाना मुश्किल है, वेरी हाई टेम्परेचर होता है। तो जनरली होना क्या चाहिए था? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था। लेकिन यहां क्या होता है? रिवर्स। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट, ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल, बट बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। रीजन? इट इज अ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। रीजन वही है, ये बहुत हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये नेचर में पाया जाता है। ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल, बट स्टिल इसके पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए लिखा है अनयूजुअल। जनरली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, बट नॉन मेटल होते हुए भी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हार्ड सॉलिड। क्योंकि ये बहुत हार्ड सॉलिड होता है, जल्दी पिघलेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए अनयूजुअली है। होना नहीं चाहिए था हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, और जनरली नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बट यहां ज्यादा है। जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, बट यहां कम होता है। रीजन? ये सॉफ्ट मेटल है। जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, बट यहां पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल। देखो अगले लाइन में यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में, ड्यू टू, कह रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके पास क्या है? क्रिस्टलाइन लैटिस है। बोला आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर बना रहा है, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बना लिया, मेटल की तरह बना लिया, और मेटल की तरह बना लिया तो क्या हो गया? ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बाकी मेटल्स हैं तो जनरली नेचर में क्या होना चाहिए? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बट देखो लिखा हुआ है रेस्ट क्या है? सॉफ्ट मेटल्स। बाकी के क्या है? सॉफ्ट मेटल। और सॉफ्ट मेटल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, लो मेल्टिंग पॉइंट। सॉफ्ट मेटल है तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो बोरोन साइज में भी उल्टा ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि दो डिफेक्ट था, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी उल्टा ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि दो डिफेक्ट था, नेगेटिविटी में भी उल्टा ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि दो डिफेक्ट था। ये मेल्टिंग पॉइंट में भी हाई मतलब उल्टा ऑर्डर दिखा रहा है। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा ऑर्डर क्यों दिखा रहा है? रीजन? स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस ऑफ बोरोन। बोरोन का माना जाता है आयरन जितना क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। लोहा, लोहा पिघलाने में सोचो कितना हाई टेम्परेचर लगता है, 3000 के आसपास, 3000 डिग्री सेल्सियस लगता है, ठीक है। उतना ज्यादा सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तब जाके लोहा पिघलता है, उतना ही टेम्परेचर वहां देना पड़ेगा तब जाके बोरोन पिघलेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो बाकी मेटल से भी स्ट्रॉन्ग हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर लिखवाऊंगा, बट अभी थ्योरेटिकल पॉइंट में समझिए कि होना इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए था, बट हो ही गया बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब आइए, बाकी के लो मेल्टिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। अब कह रहा है मेटल और नॉन मेटल में किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है? मेटल के पास। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लूज करने की, तो इसी के पास होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो यहां पे क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है? नहीं। क्या यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है? हाँ। और सॉफ्ट मेटल है तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉफ्ट मेटल्स के पास, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या इनकी कंडक्टिविटी हाई है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दीज हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो आपके पास मिलेगा कि बोरोन इज अ नॉन मेटल, स्टिल इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, और रीजन उसका पूछा जाता है। नॉन मेटल होने के बावजूद हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ?
ए स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है, या हार्ड सॉलिड, एक ही बात है, क्रिस्टलाइन लैटिस बन गया या हार्ड सॉलिड हो गया, दोनों रीजन में से कोई भी लिखा जा सकता है, एसर्शन रीजन बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा, इसलिए ध्यान से रखिए। अच्छा, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए कि चूंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गैलियम के बारे में एक स्पेशल चीज ध्यान रखनी होती है, गैलियम भले ही मेटल है, लेकिन ये ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मतलब समर सीजन में, गर्मियों में क्या टेम्परेचर होता है, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, 40, 42, 45 कुछ भी हो सकता है ना। तो नॉर्मल जब ज्यादा गर्मी होगी तो 40, 42, 45 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, उतने पे ही ये गैलियम मेटल पिघल जाता है। मेटल क्या होता है, सॉलिड, बट इतना लो इसका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि गर्मी में 40 डिग्री 42 डिग्री जाते ही वो मेटल पिघल जाता है, वो सॉलिड से कहां हो जाएगा, लिक्विड में। इसीलिए गैलियम मेटल को हाथ पे रखोगे ना तो ऐसे लिक्विड की तरह ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे तो वो भी हिलेगा, ठीक है, ऐसे पानी की तरह वो भी फ्लो कर रहा होता है। रीजन, अच्छा, सर्दियों के सीजन में, विंटर सीजन में टेम्परेचर नहीं है तो वो सॉलिड रहेगा, विंटर सीजन में टेम्परेचर उसको नहीं मिल रहा है तो वो सॉलिड रहेगा, लेकिन गर्मियों में 40, 42, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आते ही वो सॉलिड होता है, बट वो पिघल जाता है, और पिघल के क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। वही चीज को अगले लाइन में समझाया होगा कि देखो गैलियम जो है भले ही मेटल है, और मेटल है तो सॉलिड होना चाहिए, बट देखो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट कितना, 303 केल्विन, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉलिड रहेगा, 31 होते ही लिक्विड हो जाएगा। इसीलिए गैलियम मेटल को हम लोग उस मतलब स्टोर करके रखते हैं, हाईली एयरवेयर उसमें नहीं जाने देते हैं, टेम्परेचर से उसको स्टोर करके रखते हैं। जो आपके लेबोरेटरी में अगर गैलियम मेटल आपको दिखाया हो 9th 10th में, अगर आप सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं तो, मैडम नहीं दिखाई है, मैडम तो तुमको नहीं दिखाएंगे बेटा, क्यों दिखाएंगे मैडम तो? चलो इधर आओ। तुम लोगों का दिमाग बस एक ही जगह स्टक रहता है क्या, दिन भर तुम्हारा दिमाग बस हाँ सर मैडम इसी में चल रहा है ना, हद हो गया मतलब। चलो इधर आओ, गैलियम की बात करते हैं। तो गैलियम एक मेटल है, और मेटल का जनरल नेचर क्या है, सॉलिड रहने का, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस कितना लिखा गया है, उसमें से 273 माइनस करो कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है क्या, 30 आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि जब गर्मियों का सीजन रहेगा, समर सीजन, तो समर सीजन में गैलियम कैसा हो जाता है, लिक्विड, गैलियम इज लिक्विड। समर सीजन में क्या ऐसा होता है कि गैलियम लिक्विड हो जाता है, समर सीजन में ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे ये सॉलिड जो है वो पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यही आगे लिखा भी होगा, बोर्ड पे देखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर में ये दोनों लाइन आपके आ चुके हैं, बोरोन वाला और ये वाला। देखो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कब, समर सीजन में। अब गैलियम के बारे में एक बहुत अच्छी आपने फीचर पढ़ लिया कि गैलियम जो होता है समर सीजन में लिक्विड बन जाता है, और हथेली पे रखोगे तो वो फ्लो करने लगेगा पानी की तरह। सिमिलरली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम का, मेल्टिंग पॉइंट तो इसका क्या है, कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका वेरी हाई है। गैलियम मेल्ट कर जाएगा लेकिन बॉयल नहीं कर पाएगा, दोनों में डिफरेंस है। आपको क्या लगता है एक ही है, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। मेल्ट करने का मतलब होता है कि मान लो कोई सॉलिड स्टेट है, मान लो मैंने एक लैटिस बनाया, मेल्टिंग और बॉइलिंग में मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको। मान लो एक मेटल है और मेटल का एक लैटिस बना हुआ है, इस तरह से लैटिस बना होगा, ठीक है। आयरन मेटल है तो आयरन 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 एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लैटिस होता है। अब मेल्ट करने का मतलब है
कि ये वाले बॉन्ड्स बीच में जो टाइटन बॉन्ड्स है वो लूज हो जाते हैं। मतलब जो पहले सॉलिड था वो बस लूज हो गया है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। मतलब बेसिकली ये दूर हो गए हैं। ये लैटिस जो है मेल्ट करने का मतलब ये एक्सपैंड हो गया है, दिस इज मेल्टिंग। लेकिन अभी भी वो है वही, मतलब बॉन्ड नहीं टूटा उसके बीच में, उसके बीच में बॉन्ड नहीं टूटा आपके पास। तो ये लैटिस जो है वो एक्सपैंड हो गया, बस इसका मतलब ये है। सॉलिड था, कॉम्पैक्ट था, बट जैसे ही टेम्परेचर दिया एक्सपैंड हो गया, मेल्ट हो गया। इसको कहते हैं मेल्टिंग। आयरन था, आयरन ही रहेगा। लेकिन बॉयल करने का मतलब होता है कि ये सारे बॉन्ड्स जो है वो टूट जाएंगे और सारे मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए। मेल्ट का मतलब होता है बस ये टाइटन बॉन्ड को लूजन करना, और बॉयल का मतलब होता है ये सारे बॉन्ड टूट के अलग अलग हो जाएंगे, और इसीलिए अलग अलग होंगे तो ऐसे बॉयल करते हुए आपको दिखता है बॉइलिंग पे, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग हो रहे होते हैं। एक एटम दूसरे एटम से, एक लैटिस से दूसरे लैटिस में ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। सारे एटम एक जगह दूसरी जगह रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो मेल्ट और बॉयल में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अभी आपने समझा कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो क्या है, लो। लेकिन यही गैलियम इसका वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी टेंशन मत लो, इसका ऑर्डर लिखवाने वाला हूं। वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लगभग आपको याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिए 2500 या 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। याद नहीं रखना है, लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लिखा है वहां पे 2676, 273 माइनस कर लीजिए तो लगभग 2400 के आसपास आएगा। तो 2400 के आसपास इसका बॉइलिंग है। तो चूंकि कितना ज्यादा बॉइलिंग है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये जाके बॉयल होगा, इसीलिए चूंकि बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए इसका यूज करते हैं हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। चूंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। जैसे आपने बहुत सारे थर्मोमीटर्स के बारे में सुना होगा जिसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी क्या कहता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, लेकिन वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 104, 103, 105, 105 में तो कहानी खत्म हो जाती है। तो उससे ज्यादा वो मेजर नहीं कर पाएगा। 500 डिग्री सेल्सियस को कैसे मेजर करोगे, थर्मोमीटर से मेजर, थर्मोमीटर फट जाएगा, उतना है ही नहीं टेम्परेचर उसमें मेजर करने का कैपेसिटी। बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है 100-150 तक, हाईली आपका थर्मोमीटर मैक्सिमम वो मेजर कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे टेम्परेचर मेजर करना है किसी रिएक्शन का, और रिएक्शन में तो कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, 1000 डिग्री सेल्सियस भी होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस भी होता है ना, 2000 डिग्री भी होता है। जब वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है, उसके लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर, रिएक्शन थर्मोमीटर बोलते हैं उसको, जो केमिस्ट्री लैब्स में होती है, जो रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर, उसको मेजर किया जाता है। मान लो एक बंद डब्बे में हमने रिएक्शन कराया, अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, है ना, एक्सोथर्मिक हो गया तो बहुत एनर्जी रिलीज कर दिया। अब बहुत एनर्जी रिलीज कर दिया, बंद डब्बे में कितना टेम्परेचर बढ़ा है उसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर की तरह होता है, उसको भी इंसर्ट करते हैं उसमें। थर्मोमीटर में, नॉर्मल थर्मोमीटर में कौन यूज होता है, मरकरी, बट हाई टेम्परेचर वाले मेजर करने में कौन यूज होता है, गैलियम। और दोनों का क्या है, लिक्विड, दोनों क्या है, लिक्विड, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाते ही क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आ जाइए, इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई। इसी गैलियम का दो यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान से देखिए। इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट जो कि 2400 के आसपास है, किस लिए यूज किया जाता है, मेजर हाई टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन के हाई टेम्परेचर को मेजर करना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गैलियम को, बिकॉज गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। अच्छा, अब आइए इसके डेंसिटी के बारे में पता करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा होता है। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डेंसिटी मास पर डिपेंड कर रहा है, मैं ये सिंपल बोल सकता हूं डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। तो सिंपली लिख दीजिए कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, क्या आपका डेंसिटी बढ़ रहा है। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या सही लिखा हुआ है, डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़ रहा है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, मास, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएगा आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, और फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। एक स्पेशल एलिमेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि गैलियम का 30 डिग्री पे मेल्ट होता है और 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये बॉयल होता है। लेकिन बाकी का ऑर्डर कैसे होगा? देखो, जब मेल्टिंग पॉइंट इसको याद करना हो, मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखेंगे बैटिंग। बैटिंग याद रह जाएगा, रह जाएगा। तो बैटिंग से आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बोरोन। फिर किसका होगा? एल्युमिनियम। फिर किसका होगा? थैलियम। फिर किसका होगा? इंडियम। सबसे कम किसका होगा? गैलियम। और हमने पढ़ा भी है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री पे ही आ रहा है। अच्छा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट में नॉर्मली आपके पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम चलता है। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली डिक्रीज। इसको फटाफट नोट डाउन करो। उससे भी ज्यादा होता है एल्युमिनियम का, और उससे भी ज्यादा होता है बोरोन का। एनसीईआरटी में दिया उसका, एक वो दिया होगा ग्राफ, एक सेकेंड जरा देख ही लो, बोर्ड पे देख लो एक बार। क्या आपने एटॉमिक नंबर सबको पता ही है बोरोन फैमिली में? 2, 8, 8, 18, 18, 32 से। एटॉमिक मास जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी भी जरूरत पड़ेगा तो एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, रेडियस का उल्टा ऑर्डर पढ़ चुके थे, आयनिक वही हो गया रेडियस, आयनिक रेडियस ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना? आयनिक रेडियस प्लस चार्ज वाला रेडियस आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आपको पढ़ा चुके हैं, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। 2 और 3 की वैल्यूज नहीं पूछी जाती हैं, वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुके हैं कि एल्युमिनियम तक कम होगा और नीचे जाने पे बढ़ेगा। डेंसिटी अभी अभी बताया है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है, चेक कर लीजिए, नीचे जाने पे बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया है, बैटिंग, तो देख लोगे तो बैटिंग का ही ऑर्डर है, ठीक है? बैटिंग का ऑर्डर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट बताया नीचे जाने पे कम हो रहा है, तो नीचे जाने पे देखो कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डी ब्लॉक का आता है, पी ब्लॉक का नहीं आएगा, ठीक है? वैल्यूज किसी का नहीं याद रखना है, वैल्यू मैंने पहले बताया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? केवल हाई कौन है, लो कौन है, ऑर्डर आएगा, दैट्स इट। न्यूमेरिकल वैल्यूज नेवर आस्क्ड, कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया और आएगा भी नहीं, ठीक है? चलिए, तो ये पूरा चार्ट आपका कवर हो चुका है, ठीक है? पीछे आइए यहां तक, जल्दी से लिखिए इसको। अब लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली के बाद लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे? हो गया यहां तक? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखिए, अब एक एक करके हमें इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है? और क्या आया था नीट पीवाईक्यू में वो भी बताऊंगा। बोर्ड पे देखो, आपके पास है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम,
थैलियम। ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हमने आपको सबसे पहले दिन पढ़ाया था कि ये दोनों +3 में एग्जिस्ट करते हैं और ये +3 एज वेल एज +1 में एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी +3 एज वेल एज +1 में एग्जिस्ट करेगा और ये वाला भी +3 एज वेल एज +1 में एग्जिस्ट करेगा। बस ये बताया था कि सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट के अंदर कौन स्टेबल हो जाता है। सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट में क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है? रीजन बता दो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या इंडियम का कौन सा स्टेबल होगा? +3। गैलियम का कौन स्टेबल होगा? +3। इसमें है ही एक तो यही स्टेबल होगा, इसमें भी है ही एक तो यही स्टेबल होगा। लेकिन ये जो आपने पढ़ा था वो अधूरा पढ़ा था। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा क्रॉस। गलत पढ़ा था आपने, एनसीईआरटी में भी सेम लिखा हुआ था बट गलत लिखा हुआ था। यहां पे आपको वो एनसीईआरटी आपको सही कराएगा। मतलब सारा गलत नहीं है, एक पॉइंट उसमें गलत है। गलत यह है कि बोरोन जो है +3 कभी शो कर ही नहीं सकता। बोरोन +3 कभी शो कर ही नहीं सकता। ये नॉर्मल उसी दिन अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो आपको आइडिया लग जाता। बोरोन क्या है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्यों शो करेगा भाई? मेटल शो करता है ना केटायन, मेटल बनता है ना केटायन, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मेटल को प्लस चार्ज बनना चाहिए। नॉन मेटल कब से इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा? नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, नॉन मेटल उल्टा क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो बोरोन कभी भी लूज नहीं करेगा, कभी भी +3 नहीं शो करेगा। हाँ, ये सारे शो करेंगे क्योंकि ये क्या है? मेटल। मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल +3 दिखाएगा। तो लिखोगे बोरोन नेवर शोज +3 बिकॉज इट इज नॉन मेटल। बोरोन बेटा कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, नेवर शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों भाई बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है? पहला रीजन उसका हुआ कि भाई एक तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट उल्टा करता है, ये लूज नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा नेवर शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा ध्यान देना बोर्ड पे। अच्छा, मान लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना है अपने को, ठीक है। अब +3 के लिए क्या करना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देना पड़ेगा, तब तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दोगे तो क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 दोगे तो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ये तीनों देना पड़ेगा तब जाके +3 बनता भाई। ये इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ता तब जाके +3 बनता। ये जो एनर्जी होता है इट इज वेरी वेरी हाई। बोरोन क्योंकि क्या है? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वेरी हाई। स्मॉल साइज है बोरोन का, बोरोन का स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने से क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद एक तो IE1 ही बहुत ज्यादा है, तो IE2 उससे भी ज्यादा होगा, IE3 इससे भी ज्यादा होता है, इन तीनों का सम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सम ऑफ IE1, IE2, IE3 इज वेरी हाई। ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है और इतना हाई एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है आसानी से कि इलेक्ट्रॉन लूज करा पाए, इसलिए बोरोन से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है। एक लॉजिक तो आप समझ गए कि नॉन मेटल है, लूज ही नहीं करेगा। ये क्यों नहीं लूज करेगा? नॉन मेटल होने, नॉन मेटल होने से ऐसा क्या हो गया कि ये लूज नहीं कर रहा है? नॉन मेटल होने से ये हुआ कि इसमें जो 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो वेरी वेरी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। आप उतना एनर्जी दे ही नहीं पाओगे एक टाइम पे ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए। इसलिए सम ऑफ IE1, IE2, IE3 इज वेरी हाई, सो इट डू नॉट रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो एंड कभी भी ये क्या नहीं बनाएगा? +3। एंड डू नॉट मेक बोरोन +3 आयन। ये कभी भी +3 आयन नहीं बनाएगा। एक और चीज, अगर ये केटायन नहीं बना पा रहा है या चार्ज नहीं बना पा रहा है या आयन नहीं बना पा रहा है, तो क्या ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवलेंट कंपाउंड? कोवलेंट। आयन बनता तब तो आयनिक बनता, आयन बन ही नहीं रहा, क्या बनाएगा? कोवलेंट।
वैसे भी नॉन मेटल है, क्या बनाएगा? कोवलेंट। तो बोरोन +3 नहीं बना रहा है, इसलिए डू नॉट मेक आयनिक कंपाउंड, ऑलवेज मेक्स कोवलेंट कंपाउंड। यहां पे आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्या इसमें बोरोन का स्मॉल साइज है? बोरोन का स्मॉल साइज होने से देखो क्या लिख रहा है, सम ऑफ पहले 3 आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बहुत ज्यादा हाई है? बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए बेटा ये +3 आयन नहीं बना पाएगा। प्रिवेंट्स मतलब ये +3 आयन नहीं बना पाएगा, और +3 आयन नहीं बना पाएगा तो क्या बन रहा है? केवल और केवल कोवलेंट कंपाउंड। सिंपल बात, यही चीज वहां पे लिखी है, बोरोन +3 नहीं बना पाएगा। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके लिए सम ऑफ I1, I2, I3 कम है। कम है तो आसानी से अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है तो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इसलिए बोरोन +3 नहीं बनाता है, बट बाकी के सारे +3 बनाएंगे। तो देखो यही कह रहा है, एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम पे आए तो क्या हो गया? सम ऑफ पहले 3 आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? अवेलेबल है, लो हो जाएगा। सम ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस, और ये डिक्रीज कर रहा है तो बेटा ये Al+3 आयन बना रहा है, और Al+3 आयन बना रहा है तो देखो एल्युमिनियम क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो भी जो भी +3 बना लेता है, जो भी मतलब प्लस चार्ज बना लेता है, वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि एल्युमिनियम कैन मेक एल्युमिनियम +3। क्यों एल्युमिनियम +3 बना रहा है? क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का सम क्या है? कम है। बिकॉज सम ऑफ IE1, IE2 एंड IE3 इज लो। इसका सम कम है, इसलिए एल्युमिनियम +3 बना पाएगा। और एल्युमिनियम +3 बना रहा है तो क्या ये आयनिक कंपाउंड बना सकता है? यस। लेकिन एक और चीज आप पढ़ के आए हो, एल्युमिनियम भले ही मेटल है, बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बोरोन से मैच करती है। तो एल्युमिनियम +3 की वजह से आयनिक बनाता है, साथ साथ में कोवलेंट भी बनाता है बोरोन की तरह। तो एल्युमिनियम के दोनों कंपाउंड मिलेंगे। AlCl3 एक कोवलेंट कंपाउंड है तो सही, AlCl3 एक बहुत अच्छा कोवलेंट कंपाउंड है, समझ में आया? लेकिन वही AlF3 वही आयनिक हो जाता है। बताऊंगा उसके बारे में भी, लिख लीजिए पहले यहां तक। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो था वो कंफ्यूजन वो दूर हो गया आपके पास। चलो, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही 4th पीरियड में आओगे क्या डी ऑर्बिटल आने लगेगा, 5th पीरियड में भी डी ऑर्बिटल आने लगेगा, 6th में डी और एफ भी आता है, 7th में डी और एफ भी आता है। तो क्या नीचे जाने पे डी और एफ आ रहा है? तो नीचे जाने पे पुअर शील्डिंग हो रही है। अब पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या NH2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से? तो NH2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जा रहा है, इसी को तो क्या बोलते थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कह रहे थे। और इसीलिए जब भी डी इलेक्ट्रॉन आने लगे तो क्या बेटा +3 के साथ साथ वो +1 भी शो करेगा। जब भी डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो +3 के साथ साथ +1 शो करेगा। लास्ट वाले में तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है NH2 का कि +1 ही स्टेबल हो जाता है। उसी बात को यहां समझाया है, ये हमने ऑलरेडी इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ो। देखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग हो गया। किसका पुअर शील्डिंग होता है? डी और एफ का। अच्छा, डी और एफ की पुअर शील्डिंग से क्या अट्रैक्शन बढ़ जाता है? डी और एफ की पुअर शील्डिंग होगी तो क्या अट्रैक्शन बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसी को लिख रहा है इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव। इंक्रीज जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है? NH2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो लिखो वही कह रहा है, होल्ड NS इलेक्ट्रॉन, होल्ड NS इलेक्ट्रॉन टाइटली। और NS इलेक्ट्रॉन को जब होल्ड कर लिया
तो क्या इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं? तो देखो लिख रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आया समझ में? तो कह रहे हैं ये वाले में कि जैसे जैसे नीचे जाओगे, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इन सब में डी और एफ आएगा। डी और एफ आने से पुअर शील्डिंग होगा, पुअर शील्डिंग होने से न्यूक्लियस NH2 इलेक्ट्रॉन को अपने पे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और NH2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यही हो गया आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। आइए, कह रहा है कि इसी का रिजल्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रिजल्ट क्या है, ध्यान दोगे। कह रहा है कि गैलियम, इंडियम और थैलियम क्या बेटा +1 एज वेल एज +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, गैलियम, इंडियम, थैलियम +1 +3 दोनों शो कर रहा है। नेक्स्ट में स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। हमने यही पढ़ा है ना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस, लिख ही लो इसको यहां पे। मान लो आपसे पूछा जाए इनर्ट पेयर इफेक्ट का स्टेबिलिटी, आप अगर पेज पलटोगे पहले दिन जो पढ़ाया था उसमें स्टेबिलिटी पढ़ाया हुआ था। मान लो मैं बोरोन +3 लिख दूं, हालांकि ये शो नहीं करता, मान लिया एक बार के लिए। एल्युमिनियम +3 लिख दूं, गैलियम +3 लिख दूं, इंडियम +3 लिख दूं, थैलियम +3 लिख दूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। और बोरोन +1 लिख दूं, वैसे तो शो नहीं करेगा, एल्युमिनियम भी शो नहीं करेगा, गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1। किसी कंपाउंड में हो सकता है एल्युमिनियम +1 शो कर जाए कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो कैसे शो होगा? तो बता दो, अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर की तरफ स्टेबल है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन नीचे जाने पे स्टेबल कौन हो रहा है? लोअर। +3 स्टेबल हो रहा है कि +1 लोअर स्टेबल हो रहा है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा यही तो कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या ऐसा हो जाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑलरेडी लिखवाया हुआ है पहले लेक्चर में, कि नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ऊपर जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वही अब एनसीईआरटी आपका कहेगा कि जैसे जैसे आप +1 की बात करोगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है? लेकिन अगर आप +3, अच्छा वही कह रहे हैं नीचे जाने पे, थैलियम के लिए कौन स्टेबल है? +1। थैलियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्रीडोमिनेट। प्रीडोमिनेट का मतलब स्टेबल, प्रीडोमिनेट का मतलब वो स्टेबिलिटी में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। वेयर एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। मान लो मैं आपको बोलता हूं थैलियम +1 स्टेबल है कि थैलियम +3 स्टेबल है। आइए, थैलियम +1 स्टेबल है या थैलियम +3? अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नीचे वाले में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। अच्छा, अगर मान लो मुझे कोई बोल दे कि थैलियम +3 आपके पास है, क्या ये तुरंत ऑक्सीडाइज होकर थैलियम +1 बना लेगा? क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है, तो ये +3 में है तो क्या ये भी स्टेबल होना चाहेगा? क्या ये भी +1 में आना चाहेगा? तो क्या यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? रिडक्शन हो गया ना, 3 से 1 में आ गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। अब खुद का रिडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद का रिडक्शन कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद का ऑक्सीडेशन कर ले वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो थैलियम +3 क्या कर रहा है? खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो थैलियम +3 एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या वही लिखा वहां पे? थैलियम +3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थैलियम +1 स्टेबल है। थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि खुद ही स्टेबल हो जाएगा, खुद ही +1 में चला जाएगा, खुद ही अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, और रिड्यूस कर लेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक और चीज जरा मुझे बताओ, मान लो एक मेटल है, एक मेटल +3 में और एक मेटल +1 में, फजान्स रूल के हिसाब से कोवलेंट कौन होगा? +3 वाला कि +1 वाला? +3 वाला। फजान्स रूल क्या कहता है?
स्मॉल केटाइन लार्ज एनायन। तो +1 +3 में स्मॉल केटाइन कौन है? +3। ज्यादा चार्ज ऑफ केटाइन स्मॉल होता है, तो +3 क्या है? कोवलेंट है। तो +1 क्या हो जाएगा? आयनिक। भाई +3 अगर कोवलेंट है तो +1 क्या हो जाएगा? आयनिक। वही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? आयनिक। क्यों? +3 वाला कोवलेंट हो जाएगा। भाई +1 क्या है? आयनिक। +3 क्या है? कोवलेंट। रीजन कहां से आया? कोवलेंट। फजान सुनो, लिख लो फटाफट। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है मैं यहां लिख रहा हूं कि मेटल अगर +3 में है और मेटल अगर +1 में है तो क्या ये स्मॉल केटाइन है और ये लार्ज केटाइन है। एज कंपेयर टू दिस ये लार्ज केटाइन है। तो स्मॉल केटाइन क्या कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा और ये क्या शो करेगा? आयोनिक। वही चीज लिखा हुआ है, मेटल +1 में आयनिक आएगा। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहां पे हमने पढ़ा हुआ? पजान। इस पूरे पैराग्राफ से बहुत बार आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, +3 में कौन स्टेबल है, +1 में कौन स्टेबल है। थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? आपके लास्ट ईयर आपने भी दिया होगा, उस वाले पेपर में भी था। ठीक है। कोवलेंट +3 वाला होता है कि +1 वाला? ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बोरोन +3 क्यों नहीं शो करता है? ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे बहुत बार इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है। केमिकल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट पैराग्राफ से कई बार क्वेश्चन आया है। आपका टेस्ट है इस वाले संडे को क्या? नहीं है? 22 को है। 22 को क्या उस टाइप का है? कुमुलेटिव टेस्ट। बढ़िया, उसमें तो सब कुछ आ रहा होगा। पूरा आ रहा है ना? पूरा 11th? नाइस। हाँ बेटा, आ ही रहा है। क्या नहीं आया? समोसा नहीं आया? बन रहा है बेटा। अब हम तो बना रही नहीं, हम तो बनाते तो बताते आपको कि 1 घंटे लगेगा, 2 घंटे। है ना? तुम लोग नॉनवेज खाते हो क्या? हाँ तो खरीद के खा लिया करो। नेक्स्ट लिखो केमिकल ट्रेंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद लिखो केमिकल ट्रेंड्स। नॉनवेज नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना? अवॉइड करो। अंडे तक ठीक है, नॉनवेज को बड़ा क्यों होने देना है? अंडे में ही खत्म कर दो। ठीक है, ना रहेगा बांस, वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही कहानी है। अंडे तक ही खत्म कर दो भाई। इतना अंडे खाओ कि भाई मुर्गी बन ही ना पाए, फिर बकरे पे जाओगे। पटना में नॉनवेज का कल्चर ज्यादा है ना? मैं तो राजस्थान में रहा हूं, वहां पे बड़ा अच्छा है यार। वहां पे नॉनवेज की शॉप ही नहीं मिलेगा आपको, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और जो नॉनवेज का शॉप है वो शहर से बाहर है। ठीक है, तो अच्छा है। चलिए, केमिकल ट्रेंड्स लिखो। केमिकल ट्रेंड्स, ये हो चुका है। केमिकल ट्रेंड्स, बोरोन फैमिली का केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम लोग बोरोन फैमिली के केमिकल ट्रेंड्स के बारे में। अच्छा, सब लोग अब बोर्ड पे देखिए। बोरोन फैमिली में केमिकल ट्रेंड्स यानी कि ये किस तरह के कंपाउंड बनाएगा। अभी तक हमने उसके फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से हम रिएक्शन वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं कि बोरोन के फैमिली के कंपाउंड जो है, जनरली आपको 2 ही के रिएक्शन आते हैं, बोरोन और एल्युमिनियम के। मैंने बोला था शुरुआत के 2 एलिमेंट्स के ही रिएक्शन पूछे जाएंगे, बाद के इंपॉर्टेंट नहीं होते, ना एनसीईआरटी में दिया है ना इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल ट्रेंड्स ऑफ बोरोन फैमिली। बोरोन का एक सबसे पहले ना कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलना 5। सबसे पहले एनर्जी में क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p, 2 2 4 और 1 5। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है
तो मैं 2 दिन से सिखा ही रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है, देखे हो क्या? अच्छा लगा वो एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था कल, ठीक है, अच्छा बताया था, मतलब बनाया क्या था, बताया था, बनाया थोड़ी था, वो तो होता ही वही है, कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक का नाम दे दिया है, तो कॉन्सेप्ट ही वो आप फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, हर चीज एमआर स्टारी हो जाएगी, है ना? नहीं नहीं भाई, अब नॉर्मल चीजें हैं भाई, ये जो तुम पढ़ते हो, मैं आपको पहले भी बताया था, जितनी भी चीजें पढ़ते हो ये कोटा में 10 साल पहले से कोई पढ़ा के छोड़ चुके हैं सब, तुम्हें लग रहा है कि ये सब बड़ी नई चीजें हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस वेरी नॉर्मल थिंग्स। अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो बंसल क्लासेस की फैकल्टीज को अप्रिशिएट करिए जो पुराने थे, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, हम तो बस फॉलो कर ले रहे हैं, थोड़ी किताबें एक दो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बस दैट्स इट। उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है, तो दे आर द, हम अब उसमें लगा दें कुछ कि हाँ वीटी सर का ये ज्ञान, वो सब नहीं चलता है, ठीक है, कहने को आप कह सकते हो, बट ये सब पुराने लोगों का दिया हुआ है, वी आर जस्ट फॉलोइंग, हमने कुछ बहुत नया और तोप नहीं कर दिया है ना? तो आप लोगों को लगता है पता नहीं हमारा मास्टर ये, हमारा मास्टर वो, सब कुछ होता नहीं, ठीक है, मास्टर का जो मास्टर था, है ना, और मास्टर के जो मास्टर थे वो ग्रेट थे, तो 3 जनरेशन हो गया है, 1990 से ये चल रहा है, तो 90s में कुछ लोगों ने पढ़ाया, और एक टीचर हार्डली 10-12 साल ही एफिशिएंटली पढ़ा पाता है, उसके बाद तो टाइम पास ही होता है, जो लोग समझ रहे हो। तो सर्वे सर 19 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैंने वही पूछा कि सर्वे सर की अब 20 साल से अगर मैं पढ़ा रहे हैं तो 25-25 से भी तो पढ़ा रहे होंगे, 25 साल की उम्र में तो आदमी पढ़ाया होगा, स्टार्ट किया होगा, बचपन से तो आदमी स्टार्ट नहीं कर देता है। तो अभी मतलब बार बार स्टाफ रूम में यही चर्चा होती रहती है कि अगर सर्वे सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस 20 साल हो गया, तो 45 साल के हो चुके हैं, इतने में तो अब रिटायरमेंट क्या 2 बार रिटायरमेंट हो जानी चाहिए थे, है ना? हम तो कहते हैं गुफा उफा ढूंढिए कहीं पहाड़ों पे, निकलिए, अब कहाँ ये सब में मुंह माया में पड़े हुए, 45 साल है, 65 की उम्र में आजकल खत्म है मामला, है ना, 20 साल और बचे हुए हैं, ठीक है। तो खैर चलिए, नहीं कई लोग क्या होते हैं जैसे कि कॉलेज टाइम से ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, या फिर बहुत शुरुआत से पढ़ाना स्टार्ट कर देते, बट वो ऑफिशियल नहीं होता, इसलिए उसको मतलब काउंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। काउंट तभी होता है जब आपके पास ऑफिशियल डिग्री हो, ग्रेजुएट हो पाए, ठीक है, ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद, चाहे ग्रेजुएशन मतलब आप बीएससी कर लो या बीटेक कर लो, कोई भी बैचलर की आपके पास डिग्री हो, ठीक है, उसके बाद ही आप टीचर ऑफिशियली बन सकते हो, वैसे इंडियन लॉ में तो यही है लीगल, ठीक है। तो हम तो सेफ बैटिंग करते हैं भाई, हमारा 20 साल नहीं हुआ है तो हम इसलिए सेफ बैटिंग करते हैं कि हमारा तो 5-6 साल ही हुआ है, इसलिए मस्त रहो, तुमसे 1 साल ही तो बड़े थे। चलो नेक्स्ट, छोटे, हाँ छोटे हो सकते हैं, कैलकुलेट करोगे तुम्हारे अगर 7-8 ड्रॉप हैं तब तो मैं छोटा ही हूं। चलो हाँ यार इधर आओ, आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। जब सर्वेश सर से पढ़ो तो एक बहुत बात पे गौर करना कि जब वो बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं उनकी डिंपल निकल आती है दोनों, ठीक है। और दूसरी चीज, जब वो मॉलिक्यूल पढ़ाते हैं ना आपको, ओहो, है ना, तो वो जो मॉलिक्यूल बताते हैं आपको, और फिर मोल अभी चल रहा होगा, खत्म हो गया क्या, सॉल्यूशन चल रहा है, अच्छा सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसमें अभी वो अभी 1 आध लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद वो फार्मूला भी लिखाएंगे उसमें, है ना। तो तो ये कानपुर का आपको बोलने का स्टाइल आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होते होते, है ना। आप जाओगे दोस्तों, क्या कह रहे हो? तो अच्छा है, बड़ा क्यूट लगता है बोलते हुए, है ना, कि जब वो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है अब मैं सारे फार्मूला एक जगह लिख रहा हूं, ठीक है, CSD। तो एक सर्वे सर की मैं सबसे पहली वीडियो वही देखा था कि मतलब जब नहीं मिले थे हम लोग, तो सबसे पहली वीडियो वही देखा था कि एक वीडियो बनाया इन्होंने कि CSD में मैं सारे फार्मूला दे रहा हूँ एक साथ। मैंने कहा यार कौन टीचर है जो फार्मूला दे रहा है, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने लेक्चर देखा तब तो उसमें मॉलिक्यूल भी मिल गया। फिर एक बार आए थे वो इवेंट में, तो माइक उनको दिया गया और बच्चे कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है, तो बोलते हैं माइक वाले को जाके साइड में वॉल्यूम बढ़ाओ जरा उधर जाके,
कहा यार अलग अलग उन्होंने, उनके लिए अल्फाबेट है, अलग ही उन्होंने बना रखा है, बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छी चीज है। चलिए वापस वापस बोर्ड पे आओ। समोसा आएगा आएगा, पेशेंस रखो, आएगा। इधर आओ, हाँ आ जाओ, जाओ जाओ, शांत शांत रहो, नहीं तो मौन होके पढ़ा दूंगा अभी बिना बोले। हाँ, अब देखो यहां पे बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो ये रहा आपके पास बोरोन का ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन। बोरोन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखाता है। अब बोरोन का ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक। तो इस हिसाब से तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए भाई। बोरोन ग्राउंड स्टेट में तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन का तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए। बट बोरोन एक बॉन्ड बनाता नहीं है। बोरोन कभी भी जब बॉन्ड बनाएगा हमेशा एक्साइटेड स्टेट से बॉन्ड बनाता है। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये जो s का इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों एक ही साथ है, इनको बेटा अलग अलग कर दो। अब बताओ इसके पास एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड है, और इसीलिए 3 बॉन्ड बनाता है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये कितने बॉन्ड बना लेगा? 3 बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, जब बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं? 1। तो बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक खाली ऑर्बिटल भी होता है जिसमें लोन पेयर ले सकता है। तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है और साथ में क्या उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है? तो बोरोन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कैसे? 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। 3 तो कोवलेंट बॉन्ड और लोन पेयर एक्सेप्ट करके चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने हो गए टोटल? तो बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। बट जनरली बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। अब बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोरोन के पास? 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? इनकंप्लीट है। तो जितने भी बोरोन के नॉर्मल बॉन्ड्स बनते हैं, नॉर्मल स्टेट में मतलब 3 बॉन्ड बनते हैं, क्या सारे के सारे ऑक्टेट इनकंप्लीट होंगे? सारे अनस्टेबल होंगे। तो बोरोन कभी भी बॉन्ड बनाएगा वो अनस्टेबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकंप्लीट। ठीक है। अब जब बोरोन बॉन्ड बना लिया तो वो इनकंप्लीट हो गया, उसका स्टेबिलिटी कम हो गया। अब वो बनने के बाद अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब स्टेबिलिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बैक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये सब आप पढ़ चुके हैं, वो अब दोबारा यहां पे रिवाइज होगा। तो लिखिए सबसे पहले कि बोरोन जो है वो बॉन्ड बनाएगा 3 और इसी को क्या बोलेंगे? ट्राई वैलेंट स्टेट। बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राई वैलेंट स्टेट। अब ट्राई वैलेंट स्टेट में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है या इनकंप्लीट? बोरोन जो है 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट। ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो स्टेबल बोल दूं या अनस्टेबल बोल दूं? अनस्टेबल। बोरोन के 3 बॉन्ड है, ट्राई वैलेंट स्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन, इनकंप्लीट ऑक्टेट, अनस्टेबल। बोर्ड पे देखो, ट्राई वैलेंट स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? सेंट्रल मेटल के पास 6। नंबर ऑफ द विल बी ऑफ द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी 6। जैसे एग्जांपल भी दिया इसने, अगर मैं बोरोन की फ्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हूं तो बोरोन और फ्लोरीन मिलके कैसा बॉन्ड बनाएगा? BF3। BF3 कैसा बॉन्ड बनेगा? एक F यहां पे जाएगा, एक F यहां पे जाएगा और एक F यहां पे जाएगा। क्या बोरोन के पास 3 बॉन्ड बन रहा है? क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है? क्या इसके पास ऑक्टेट इनकंप्लीट है? और क्या ये अनस्टेबल है? अब ये अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो करेगा। अब 2 तरीके होते हैं एक अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए। पहला तरीका होता है या तो वो बैक बॉन्ड बना ले और स्टेबल हो जाए, और दूसरा तरीका होता है वो बनाना बॉन्ड बना ले, स्टेबल हो जाए। 2 ही तरीके हैं। एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल को अगर स्टेबल होना है
जैसे BF3 BCl3, इनको अगर स्टेबल होना है तो दो ही तरीके इनके पास, या तो बैक बॉन्ड बना ले या बनाना बॉन्ड बना ले। बैक बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। पहले यहां पे आइए, तो क्या इसके पास आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इसको बोला जाएगा? भाई 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ऑक्टेट इनकंप्लीट है? ऑक्टेट इनकंप्लीट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या बेटा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले लिया तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो सबसे पहला तरीका क्या है? एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? ठीक है, आइए बोर्ड पे देखिए इसको, कह रहा है ये BF3 वाला एग्जांपल ले लिया आपने। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपके पास आपने बनाया BF3, फिर बनाया BCl3, फिर बनाया BBr3, फिर बनाया BI3। जैसे जैसे हमने बोरोन के सारे हैलाइड्स बना दिए, क्या सब में 3-3 बॉन्ड है, 6-6 इलेक्ट्रॉन है? क्या सब ऑक्टेट इनकंप्लीट है? क्या सब के सब में एक एक वैकेंट ऑर्बिटल है? बोरोन के पास सब में एक एक वैकेंट ऑर्बिटल है, 3-3 बॉन्ड के बाद एक एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या सारे लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं? लेकिन जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो केवल ये है, BF3 लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, और नीचे जाने पे लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। नीचे जाने पे लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों भाई? नीचे जाने पे लोन पेयर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? नीचे जाने पे लोन पेयर एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कौन से, बोर्ड पे देखिएगा, नीचे जाने पे लोन पेयर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड क्या होता है जरा बोर्ड पे देखना। बैक बॉन्ड की मैंने कंडीशन बताई थी। कंडीशन ये था कि सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में से किसी का भी हो सकता है, और सराउंडिंग एटम सेकंड पीरियड का ही होना चाहिए। सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में से किसी का भी हो सकता है, सराउंडिंग एटम सेकंड पीरियड का ही होना चाहिए, और उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ये मैंने आपको बैकबॉन्ड की कंडीशन लिखाई हुई है, ठीक है। सेंट्रल एटम ये किसी भी सेकंड का हो सकता है या थर्ड पीरियड का हो सकता है, सेकंड या थर्ड पीरियड का हो सकता है। लेकिन जो सराउंडिंग एटम है वो किसका होना चाहिए? ऑलवेज सेकंड पीरियड। सराउंडिंग एटम बेटा ऑलवेज सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और ध्यान से देखिएगा, मस्ट हैव लोन पेयर, ऑलवेज सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और इसके पास लोन पेयर का होना मस्ट है। जैसे आप देखोगे, मैं बात करता हूं किसकी? BF3 की। BF3 में क्या सराउंडिंग एटम सेकंड पीरियड का है और उसके पास लोन पेयर भी है? सेंट्रल एटम सेकंड या थर्ड पीरियड में से है, और सेंट्रल एटम के पास मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो एक्सेप्ट कैसे करेगा? सेंट्रल एटम के पास ये होना चाहिए। ये बैकबॉन्ड की कंडीशन मैंने बताई थी। अब बोर्ड पे देखिए, बोरोन के पास भाई वैकेंट ऑर्बिटल एक पड़ा हुआ है, यहां इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर डोनेट होता है फ्रॉम सराउंडिंग टू सेंट्रल, इसी को लोन पेयर कहते हैं। फिर से सुनो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग टू सेंट्रल एटम, इसी को क्या बोलते हैं? बैकबॉन्ड। और आपके सिलेबस में मैंने बताया था बैकबॉन्ड केवल और केवल एक मॉलिक्यूल में है, वो BF3। आपके सिलेबस में केवल और केवल एक जगह बैकबॉन्ड आएगा, तो ये हो गया आपके पास BF3। यहां पे क्या हो गया? बैकबॉन्ड। अच्छा, बैकबॉन्ड होने से क्या हुआ जरा ध्यान देना। बोरोन जो है क्या इस वाले लोन पेयर को भी एक्सेप्ट कर सकता है? बोरोन इस वाले लोन पेयर को, भाई तीनों लोन पेयर सेम है, तीनों फ्लोरीन सेम है, या तो ये एक्सेप्ट कर लेगा या तो ये या तो ये। तो बोरोन BF3 जो है बैक बॉन्ड के बाद रेजोनेंस टाइप का पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो यहां पाई बॉन्ड आएगा, ये डोनेट करेगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, और ये डोनेट करेगा तो यहां पाई बॉन्ड आएगा। और देखोगे आप तो इस तरह से बेटा BF3 स्ट्रॉन्ग हो गया है। BF3 पहले क्या था? सिग्मा बॉन्ड। बैक बॉन्ड बनने के बाद क्या आ गया है? पार्शियल डबल बॉन्ड।
क्या चौथा बॉन्ड डेवलप हो गया? चौथा बॉन्ड डेवलप हो गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल हो गया। तो BF3 में बैक बॉन्ड बनने के बाद पार्शियल डबल बॉन्ड आया, और पार्शियल डबल बॉन्ड आने से स्टेबिलिटी आ गई। यही कंडीशन होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड आया और पार्शियल डबल बॉन्ड आने से स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन ये सेम काम BCl3 नहीं करेगा। अब आपको बताना है क्यों। भाई Cl के पास भी लोन पेयर है क्या? हाँ, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, क्या डोनेट करने की, लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है? आपने पढ़ा, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि साइज बढ़ने से बेसिक नेचर कम हो जाता है। एक ग्रुप की बात करो तो साइज बढ़ने से बेसिक नेचर कम हो जाता है। आपको जैसे मान लो F है, Cl है, Br है, I है, कौन डोनेट ज्यादा करेगा? F। F उल्टा लगता है, F इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों डोनेट करेगा, ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। F डोनेट करेगा, क्यों? छोटे साइज में 3-3 लोन पेयर रिपल्सन कर रहा है, लेकिन जैसे साइज बड़ा हुआ, क्या यहां पे लोन पेयर स्टेबल हो गया? क्या यहां पे लोन पेयर और स्टेबल हो गया? क्या यहां पे लोन पेयर सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? तो नीचे जाने पे बड़े साइज में लोन पेयर रिपल्सन नहीं कर रहा है, स्टेबल है, डोनेट नहीं करेगा। लेकिन छोटे साइज में क्या तीनों लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे? और रिपल्सन करेंगे तो जल्दी डोनेट कर जाएगा। तो कौन डोनेट करेगा? F। लेकिन जैसे ही Cl जाएगा, क्या वो डोनेट नहीं करेगा? Br में और डोनेट नहीं करेगा, इसमें और डोनेट नहीं करेगा। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं बैक बॉन्ड टेंडेंसी देखूं, अगर मैं बैक बॉन्ड टेंडेंसी देखूं, किस पे ज्यादा होगा? BF3 में, BCl3 में, या BBr3 में? BF3, BCl3, BBr3 या BI3? BF3। ये हो गया बैक बॉन्ड टेंडेंसी। अच्छा, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लो मैं पूछ रहा हूं लुईस एसिड नेचर या लुईस एसिड किसका ज्यादा होगा? BF3 का, या BCl3 का, या BBr3 का, या BI3 का? भाई अब लुईस एसिड मतलब जो एक्सेप्ट करे, लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, ये तो स्टेबल हो गया, ये क्यों एक्सेप्ट करेगा? BF3 में तो बैकबॉन्ड होके स्टेबल हो गया, ये क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो कौन एक्सेप्ट करेगा? BI3। BF3 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, BI3। तो बैक बॉन्ड का ऑर्डर है BF3 में ज्यादा, लुईस एसिड का ऑर्डर है BI3 में ज्यादा। ठीक है, और ये 2-3 बार कम से कम पूछा गया है इसी पिछले 4-5 सालों में। आपके सिलेबस में बैक बॉन्ड केवल BF3 में, एनसीईआरटी बैक बॉन्ड दिया है केमिकल बॉन्डिंग में, और वो केवल और केवल एक मॉलिक्यूल पर दिया है, तो आप में भी एक ही मॉलिक्यूल आएगा, वो BF3। बैकबॉन्ड होने से स्टेबिलिटी बढ़ी, बैकबॉन्ड होने से पार्शियल डबल बॉन्ड आया, ये सारी कंडीशन होती है। अब मुझे बताओ, इसमें लुईस एसिड कौन ज्यादा था? BI3। अभी अभी पढ़ा, नीचे जाने पे लुईस एसिड बढ़ेगा, क्यों? बैकबॉन्ड का टेंडेंसी कम हो रहा है। तो नीचे जाने पे लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि बैकबॉन्ड डिक्रीज हो रहा है। हाँ, साइज किसका? सराउंडिंग एटम। ठीक है, बैकबॉन्ड से देखो, अब देखो एक और केस यहां पे लुईस एसिड का, एक और केस है यहां पे लुईस एसिड का, ध्यान से देखिए। ये आगे कर रहे हैं, ये भी नहीं लिखा, जल्दी लिखो भाई।
हो गया। अब देखो एक तो आपके पास ये क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया BF3 BCl3 BBr3 BI3 जिसमें सराउंडिंग एटम वेरी किया। बोरोन के ऐसे कंपाउंड जिसमें सराउंडिंग एटम बदल रहा है BF3 BCl3 BBr3 BI3। अब देख लो ऐसे भी तो कंपाउंड बोरोन बनाएगा। मान लो BCl3 बनाते, इस बार मैं सेंट्रल एटम को वेरी कर रहा हूं बोरोन फैमिली में। अब ऐसे कंपाउंड बना रहा हूं जहां पे सेंट्रल एटम वेरी हो रहा है। मैंने बोरोन के पहले कंपाउंड बनाए जिसमें सराउंडिंग एटम वेरी कर रहा था, अब मैं कंपाउंड बनाया जिसमें सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है। अब सोचो सब में सराउंडिंग एटम सेम है, केवल सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है। अब मुझे लुईस एसिड का कैरेक्टर, क्या यहां कभी भी बैक बॉन्डिंग हो सकता है? नो भाई, BF3 में होता है, बाकी में नहीं होता है। बैक बॉन्डिंग में नहीं होगा। अब बैक बॉन्डिंग छोड़ दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं लुईस एसिड का टेंडेंसी या कैरेक्टर। लुईस एसिड का टेंडेंसी या कैरेक्टर आप मुझे बताइए किसमें ज्यादा होगा? किसमें? BCl3 में। क्यों? क्योंकि ये अब स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है तो क्या बाहर से लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है? जैसे जैसे अब जैसे बोरोन है तो न्यूक्लियस क्या बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा, पास में है। एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस दूर हो गया। गैलियम और बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस और दूर चला गया। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या साइज बड़ा हो रहा है, और साइज बड़ा हो रहा है तो क्या न्यूक्लियस दूर हो रहा है, और न्यूक्लियस दूर हो रहा है तो क्या आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। साइज न्यूक्लियस जब पास में रहे तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, न्यूक्लियस जब दूर हो गया तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो लुईस एसिड टेंडेंसी जब सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है तो सेंट्रल एटम के साइज पे डिपेंड करता है। तो BCl3, फिर आ जाएगा आपके पास AlCl3, फिर आ जाएगा आपके पास GaCl3, फिर आ जाएगा आपके पास InCl3, और फिर आ जाएगा आपके पास TlCl। TlCl3 क्यों नहीं बनाया? अनस्टेबल होता है भाई, थैलियम +1 में स्टेबल होता है। TlCl3 मत बना लेना, TlCl बनेगा, थैलियम +1 में होता है, नीचे सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट +1 में होता है। यही एनसीईआरटी में दिया है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या साइज बड़ा हो रहा है, और साइज बड़ा होने से लुईस एसिड कम हो रहा है। वो सेंट्रल एटम के लिए दिया है, बट हमें दोनों पढ़ना है। अब यहां पे आया कि भाई BCl3 तो क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। BCl3 कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, और BCl3 जब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, तो क्या बनाएगा? जरा बोर्ड पे देखना। BCl3 में क्या बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं अमोनिया से करा दे रहा हूं। अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर आसानी से यहां पे डोनेट हो जाएगा? आसानी से बेटे इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगा। और आसानी से डोनेट होने के बाद क्या बन रहा है? तो देखो बोरोन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, क्या अमोनिया ने बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है? तो अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। बोरोन के कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड। अब देखोगे यहां से तो ये आपके पास स्टेबल हो चुका है। बोरोन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, स्टेबल हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या लोन पेयर एक्सेप्ट कम करना स्टार्ट कर देगा? तो अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो वो लोन पेयर लेगा या नहीं लेगा? नहीं ले पाएगा। नीचे जाने पे अब इसकी रिएक्शन नहीं होगी, ये लोन पेयर नहीं ले पाएगा। अभी अभी बोला कि लुईस एसिड ऊपर में अच्छा है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट नीचे पे लुईस एसिड अच्छा नहीं है, तो AlCl3 नीचे आ गया,
तो वहां पे लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो AlCl3 कैसे स्टेबल होगा? डाइमर बन के। AlCl3 का डाइमर आपने पढ़ा भी है, Al2Cl6, ठीक है, बनाना बॉन्ड में, ठीक है। तो AlCl3 इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाता है, AlCl3 आपके पास डाइमर बनाता है। AlCl3 डाइमर बनाएगा, जिसको हमने बनाना बॉन्ड में पढ़ा हुआ है। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसा प्लेन बना लेना है, ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा एक प्लेन बना लीजिए। और Al2Cl6, सबसे पहले एल्युमिनियम यहां रखिए, फिर एल्युमिनियम यहां साइड में रखिए, 2 एल्युमिनियम आ गया, ठीक है। Cl यहां लगा लीजिए, यहां पे भी Cl लगा लीजिए, सिमिलरली यहां पे Cl लगा लीजिए कॉर्नर पे, और यहां पे भी Cl लगा लीजिए। तो Al2Cl4 हो गया। हमें बनाना है Al2Cl6। तो एक क्लोरीन जो है इस प्लेन के ऊपर की तरफ, और एक क्लोरीन जो है इस प्लेन के नीचे की तरफ। तो ये बन गया आपके पास बनाना बॉन्ड Al2Cl6। इसको Al Al Cl 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 Cl, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ऐसे भी बनाया जाता है। अब जरा मुझे बताइए, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होता है, क्या उसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? तो ये क्या हो गया, 3C4E। स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन बन चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट है। एक प्लेन में कितने एटम है? मैक्सिमम एटम इन प्लेन 4 Cl और 2 एल्युमिनियम, टोटल 6, ठीक है। उसके बाद यहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे। अगर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाए 4, ये सब हमने पढ़ा लिया है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए, तो ये बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो Al और Cl का जो ब्रिज बॉन्ड है, क्या वो बड़ा होता है? Al और Cl का ब्रिज बॉन्ड ये बिगर होगा एज कंपेयर टू AlCl का टर्मिनल बॉन्ड। AlCl का ब्रिज बॉन्ड मतलब जो प्लेन से बाहर जा रहा है, और AlCl का टर्मिनल बॉन्ड का मतलब ये जो प्लेन के अंदर है, ये जो है ना, दे आर टर्मिनल बॉन्ड, ये प्लेन के अंदर है, ठीक है। इसको टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं, ये वाले, ये चारों जो है ये टर्मिनल है। ये वाले बॉन्ड छोटे होते हैं और वो वाला बॉन्ड बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहां पे देखिए, ये वाला बॉन्ड एंगल θ1 सबसे बड़ा होता है, ये वाला बॉन्ड फिर आता है θ2, और सबसे नीचे सबसे कम होता है ये वाला बॉन्ड θ3। वैल्यू याद नहीं रखना है, बस आपको थीटा बाहर वाला, फिर बीच वाला, और फिर अंदर वाला, θ1 θ2 θ3, बाहर वाला, ब्रिज वाला, अंदर वाला। ये प्रीवियस टॉपिक है, जल्दी से इसको देख लीजिए। हो गया? कल ये खत्म होके और कार्बन फैमिली स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपके रिएक्शन बचे हैं, एसिड से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, O2 से रिएक्शन, N2 से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, 5 रिएक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो ये कल पढ़ेंगे बाकी की चीजें। ओके।